हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वेलकम टू डेरी के एपिसोड नंबर 7 को, जिसमें हमें पेनीवाइज की बैक स्टोरी पता चलेगी। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। देखो यार, स्टोरी शुरू होते ही कहानी वापस से 1908 में पहुंच जाती है। हम उसी मेले को देखते हैं जिसमें छोटा फ्रांसिस घूमने आया था, और अब यहाँ पर पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का शो होने वाला था। पेनीवाइज स्टेज पर जाकर अपना एक्ट शुरू करता है, जिसे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। एक्ट के दौरान ही हमें पता चलता है कि पेनीवाइज की एक वाइफ भी थी, जो कि उसी की तरह क्लाउन बन के परफॉर्म किया करती थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई। शो का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें फिर से एंडी मुशेटी का कैमियो देखने को मिलता है। खैर, दूसरी पार्ट में पेनीवाइज अपना आइकॉनिक डांस करता है और फिर सारे बच्चे भी स्टेज पर चढ़ जाते हैं। उसका डांस देखकर वो उसकी वीक खींचने लगते हैं और बलून भी फोड़ देते हैं। एक बच्चा दूर से ये सारे नजारे देख रहा होता है। ये बच्चा असल में कोई और नहीं बल्कि ईटी होता है, जिसने पहली बार पेनीवाइज को देखा होगा और उसने उसी वक्त सोचा होगा कि बच्चे इसके पास कितनी जल्दी आ जाते हैं। खैर, पेनीवाइज इसके बाद अपना मेकअप उतार देता है। उसका असली नाम बॉब ग्रे है। बॉब की एक बेटी भी है, इनग्रिड नाम की, जो कि उसी के साथ बिहाइंड द सीन का काम संभालती है। आपको बता दूं कि इनग्रिड आज पहली बार एक क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनकर उसे दिखाती है, जो बॉब को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और वो तो ये भी सोच लेता है कि अगले एक्ट में वो दोनों बाप बेटी एक साथ परफॉर्म करेंगे। वो इनग्रिड को एक स्टेज नेम भी देता है, पेरीविंकल, जो कि सुन इनग्रिड थोड़ा सैड हो जाती है, क्योंकि पेरीविंकल उसकी मॉम का स्टेज नेम था। बॉब कहता है कि उसे पसंद नहीं है तो वो अपना नाम बदल भी सकती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बता दो कि बॉब असल में पहले सर्कस में परफॉर्म किया करता था, जहाँ पर ढेर सारे लोग आया करते थे, पर अब उसे इन छोटे मोटे मेलों में परफॉर्म करके गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन वो वापस से सर्कस जरूर जाएगा और ऐसा एक्ट करेगा जो पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा, और वो भी इनग्रेड के साथ, जो सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को बॉब अकेले बैठकर दारू पी रहा था कि तभी जंगल से उसके सामने एक बच्चा निकल कर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ईटी होता है। वो बॉब से कहता है कि उसके पेरेंट्स कहीं खो गए हैं, क्या वो उन्हें ढूंढने में उसकी मदद करेगा। पहले तो बॉब उसे क्लियरली मना कर देता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसका शो शुरू होने वाला था। तभी उसे जंगल में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो बच्चा कहता है कि ये आवाज तो उसकी मदर की है। ये सुन के बॉब के अंदर इंसानियत जागती है और बॉब अब उस बच्चे के साथ जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मेले के लोगों को बॉब का रुमाल मिलता है, जो खून से सना हुआ था। उन्हें लगता है कि बॉब को भेड़ियों ने मार दिया है। वो सभी लोग ये खबर और रुमाल इनग्रिड को दे देते हैं, जो ये सुनकर रोने लगती है। यानी दोस्तों, ईट ने बॉब को मार दिया होगा और उसका क्लाउन वाला रूप ले लिया, ताकि बच्चे जल्दी से उसके पास आ जाए और वो उसे खा सके। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर व्हाइट लोगों का झुंड ब्लैक स्पॉट पर पहुंच चुका था और क्लिंट इन्हें लीड कर रहा होता है। ये सभी लोग अंदर जाकर बोलते हैं कि हैंक को हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से शांति से चले जाएंगे। वो देखते हैं कि यहाँ पर नॉर्म नाम की एक गोरी लड़की भी थी, जो कि यहाँ पर गाना बजाने आई थी। वो उसे तुरंत यहाँ से जाने को बोलते हैं, जिसके बाद डिक इनसे कहता है कि हैंक यहाँ पर नहीं है, इन्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। पर ये लोग सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब हैंक खुद ही बाहर आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई खून खराबा हो। लेकिन ब्लैक ऑफिसर्स उसे जाने से मना कर देते हैं और वो भी अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। सामने सभी लोगों के हाथों में गन देखकर क्लिंट अब अपने लोगों से बंदूकें नीचे करने को कहता है और वो उनसे कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन फिर ये लोग दरवाजे के बाहर जाने के बाद दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं और फिर इस जगह को आग लगा देते हैं। लोगों के पास अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे करके उस पूरे स्पॉट पर आग फैलने लगती है। कोई खिड़की तोड़कर बाहर निकल भी रहा था तो वो लोग उसे गोली मार दे रहे थे। धुएं में इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मार्च और रिच भी अंदर ही फंसे हुए थे। इन सब के बीच डिक को फिर से भूत दिखाई देने लगते हैं। डिक को तभी याद आता है कि आइस बॉक्स के नीचे पानी बह रहा था, जिससे वहां की लकड़ी सड़ गई थी। वो लात मार के वहां के फ्लोर को तोड़ देता है। डिक किसी और को बताने की बजाय अकेले ही यहाँ से भागने वाला था, पर तभी उसे एक और भूत दिखाई देता है, जो कि असल में सेस्की का था, और डिक उसे आवाज लगाता है। जबकि उसका पहला रूल था कि वो भूतों से कभी बात नहीं करता। बाकी लोग आग में जलकर या धुएं की घुटन से मर रहे थे। और तभी यहाँ पर ईट यानी कि पेनीवाइज प्रकट हो जाता है, जो कि इन डरे हुए लोगों की दावत उड़ाने आया था। वो एक लेडी को पकड़कर खा जाता है और उसे रॉनी ये सब करते हुए देख लेती है कि तभी डिक रॉनी को उठा लेता है और वो भी पेनीवाइज को देख लेता है। इस मोमेंट के दौरान डिक बाहर जाते जाते इन बच्चों को देखकर यहाँ पर रुक गया था और सेस्की उसे कुछ तो बता रही थी। बाहर खड़े गोरे लोग अब यहाँ से जाने लगते हैं, ये सोचकर कि अंदर सब लोग जल के मर जाएंगे। मेलकम, जो कि
फिल और सूजी का फादर है, उसे शायद ये सब करके ठीक नहीं लग रहा था। इधर डिक हैंक, विल और रॉनी को उस छोटे रास्ते से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद वो रिच और मार्श को भी अपनी तरफ बुलाता है, पर तभी इस जगह की छत टूटकर नीचे गिरने लगती है, जिसके बाद डिक और उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। जिस दौरान रिच अब मार्श से एक डब्बे में बैठने को बोलता है और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर देता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही के बैठने की जगह थी और रिच मार्श के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहा था। रिच मार्श को बताता है कि उसने स्कूल के पहले दिन जब मार्श को देखा था तभी से वो उसे लाइक करने लगा था, जिसके बाद मार्श भी उससे कहती है कि वो भी रिच को बहुत पसंद करती है। वहीं पर इधर स्पॉट के बाहर मिस्टर कर्स की कार चालू नहीं हो रही थी, वो यहाँ पर अकेला रह गया था। तभी वो अपनी बीवी इनग्रेड को देखता है, जो कि क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर आई हुई थी। वो इनग्रेड के पास आकर उससे कहता है कि वो तुरंत घर चली जाए, वरना वो बेल्ट से उसकी सुताई कर देगा। पर तभी उसके पीछे से पेनीवाइज आ जाता है, जो कि एक बूचर नाइफ से कर्स को मार देता है। व्हाइट लोगों को हैंक का पता असल में इनग्रेड ने ही बताया था, क्योंकि वो जानती थी कि इतना सारा खून और डर देख के पेनीवाइज खुद को रोक नहीं पाएगा और दावत उड़ाने यहाँ पर जरूर आएगा और इनग्रेड तभी उससे मिल पाएगी। वो बचपन की तरह उसे बाव करके दिखाती है। पेनीवाइज उससे बोलता है कि अपने पापा के गले लग जाओ, जबकि वो असल में उसका पापा नहीं होता। इनग्रेड उसके गले लग जाती है। फिर पेनीवाइज कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब पेनीवाइज का पेट भर चुका है, तो वो वापस सोने जा रहा है और सीधा 27 साल बाद ही जगेगा। जिसके बाद इनग्रेड उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने से मना कर देती है, जिससे पेनीवाइज गुस्सा हो जाता है और इनग्रेड समझ जाती है कि ये उसका पापा नहीं है और पूछती है कि उसने उसके पापा के साथ क्या किया, जिस पर पेनीवाइज उसे बताता है कि उसको तो मैं खा गया, पर वो अब भी मेरे अंदर मौजूद है। ये कहकर पेनीवाइज अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे अपने मुंह के अंदर की डेड लाइट्स दिखाता है। ये 3 लाइट्स ही असल में ईट का ट्रू फॉर्म होता है, जिन्हें देखने से इंसान का खुद पर से कंट्रोल चला जाता है और तभी इनग्रेड हवा में उड़ने लगती है। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पर आते हैं। उन्हें डब्बे के अंदर मार्श जिंदा मिलती है, लेकिन रिच बेचारा खुद को नहीं बचा पाता, वो मारा जाता है। विल और रॉनी भी ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। इनके अलावा बस एक ही लड़की जिंदा बची थी, जो कि सदमे से पागल हो गई थी। इनग्रेड को भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इसके बाद हैनलोन और शार्लेट भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। विल उन्हें बताता है कि डिक ने उन्हें बाहर निकलवाया था। हैनलोन डिक से मिलने जाता है और अब वो बताता है कि उसने एक भूत से बात कर ली थी और तब से ही वो सब उसके पीछे पड़ गए हैं। उसे अपने दोस्तों के भूत भी दिखाई दे रहे थे, जो कल रात ही मरे हैं और वो डिक से बदला लेने का बोल रहे थे। हैंक इधर जंगल में ही छुपा हुआ था। शार्लेट अब हैंक से उसके कपड़े उतारने बोलती है। वो उसके कपड़ों को हादसे वाली जगह पर पटक देगी, जिससे सबको यही लगेगा कि हैंक भी इस हादसे में जलकर मर गया और उसका केस क्लोज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इधर डिक हैनलोन को बताता है कि पेनीवाइज यानी ईट अब यहाँ पर नहीं है। वो फील कर सकता है कि ईट जा चुका है, लेकिन डिक को एक पिलर की लोकेशन पता चल गई है। टेनियाल के माइंड में घुसने पर उसे पता चला था कि एक पिलर उन्होंने अपने वार्ड चीफ की समाधि के साथ दफनाया था और उनकी वार्ड चीफ सेस्की का भूत डिक के सामने ही खड़ा था। उन्हें बस सेस्की का पीछा करना होता है, जो कि उनको अपनी कब्र तक लेकर जाएगी। हैनलोन अब शार्लेट से कहता है कि वो हैंक को अपनी डेयरी वाले घर में छुपा सकती है। जिसके बाद डिक ने बताया कि पेनीवाइज सो गया है, तो इन्हें अब उसका कोई भी खतरा नहीं है। पब्लिक को बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोल की वजह से ब्लैक स्पॉट में आग लग गई थी, जहाँ पर काफी ब्लैक लोग जमा थे। उसमें कई लोग मारे गए। मिस्टर कर्स, जो कि वहाँ पर लोगों की मदद करने गए थे, उनकी भी मौत हो गई और इस आग में भगोड़ा हैंक भी मारा गया। इधर नेटिव अमेरिकन मीटिंग करते हैं कि बड़ा वाला कांड हो चुका है, यानी कि पेनीवाइज अब पेट भर के सोने चला गया होगा। कल रात ही 23 लोग मारे गए हैं। उससे पहले वो करीब 17 बच्चों को भी गायब कर चुका था। हर 27 साल बाद ये तमाशा वापस से रिपीट होता है और ये लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। बस ये उन पिलर्स का ध्यान रखते हैं ताकि ईट कभी भी डेयरी के बाहर ना जा सके। तभी एक एल्डर बोलता है कि ठीक है फिर भाई, अब हम मिलेंगे 27 साल बाद। वहीं पर दूसरी ओर शार्लेट हैंक को इस टाउन से बाहर निकालने का जुगाड़ कर रही होती है। वो हैंक को अपने पति की यूनिफॉर्म पहना देती है ताकि पड़ोसियों को लगे कि ये उसका हस्बैंड है, और वैसे भी यहाँ के लोग सभी काले लोगों को एक जैसा ही समझते हैं, तो वो शक्ल पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। मार्ज और रॉनी लिली के घर पर जाते हैं उसे रिच वाली खबर देने के लिए कि कल ये लोग ब्लैक स्पॉट पर गए थे और वहाँ पर रिच की मौत हो गई है, जो सुन के लिली को बहुत बुरा लगता है। ये लोग फिर से वॉच टावर पर जाते हैं रिच का सामान इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर मार्ज को रिच का प्लेन भी मिलता है, जिसे वो मेन रोड तक उड़ाने की कोशिशें करता था, पर कभी भी कामयाब नहीं हुआ। इधर दूसरी ओर डिक की बताई गई जगह पर आर्मी वाले खुदाई करने में लगे हुए थे और आखिर में इन्हें एक पिलर मिल ही जाता है, जिससे ये लोग आर्मी बेस पर ले जाने लगते हैं और टेनियल भी दूर से ये सब कुछ देख लेता है। इधर शार्लेट हैंक को लेकर रोज के पास ही जाती है। वो हैंक के रहने का इंतजाम मॉन्ट्रियल में करवा देगी, लेकिन उसे बॉर्डर पार करवाने में रोज की हेल्प चाहिए होती है। तभी टेनियल भी यहाँ पर आ जाता है और पिलर वाली न्यूज उन्हें दे देता है। इधर पिलर को आर्मी बेस पर लाकर सीधा एक भट्टी में डाल दिया जाता है। ये लोग उसे डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहे थे, पर हैनलन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनसे कहता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जनरल शॉ ने उसे झूठ बोला था। वो लोग ईट का पिंजरा छोटा करके उसे वर्ल्ड वॉर में यूज नहीं करने वाले थे, बल्कि वो तो उसका पिंजरा ही तोड़ देना चाहते थे। वो लोग पेनीवाइज को पूरा आजाद करना चाहते थे, क्योंकि इनके हिसाब से देश को सबसे ज्यादा खतरा देश में रहने वाले लोगों से ही है। कोई भी मुंह उठा के सड़क पर प्रोटेस्ट करने उतर जाता है,
है और ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये कंट्री को अंदर से खोखला कर रही थी और लोगों को अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, डर। कल रात को ही यहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन आज सब लोग शांत है, कोई भी इनसे सवाल नहीं कर रहा होता है और जनरल चाहता था कि पूरे अमेरिका के लोग ऐसे ही बन जाए, भले ही इसमें कुछ बच्चों की जान ही क्यों ना चली जाए। तभी हेनलन बोलता है कि ये तो पागलपन है, पर जनरल शॉ उसकी एक भी नहीं सुनता और पिलर को भट्टी में डलवा देता है। वहीं पर दूसरी ओर सीवर में हम पेनीवाइज को देखते हैं जो कि वैसे तो 27 साल के लिए सो गया था, लेकिन जैसे ही पिलर डिस्ट्रॉय होता है उसकी नींद तुरंत ही खुल जाती है। इसके बाद वो सीधा विल के घर पहुंच जाता है और उसे अपनी डेड लाइट दिखाकर उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। देखो यार, इस पूरे सीरीज में मुझे इसका ये वाला एपिसोड बहुत दमदार लगा और इसे देखने के बाद मुझे सच में लगा कि भाई ये एपिसोड एक्सप्लेन करने लायक है। और हाँ दोस्तों, इसका अगला एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, जिसमें पेनीवाइज और भी बड़ा कांड करेगा, तो आखिरी एपिसोड को तो बिल्कुल भी मिस ना करना।